एमपी में सीएम के निर्देश पर नगरीय निकाय अमला एक्शन मोड में आ गया है। मांस मछली की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई और 1739 मांस मछली की अवैध दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। एक दिन में 2,47,430 रुपए वसूले गए और आगे भी खुले में मांस बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीएम ने जैसे ही निर्देश दिए उसके बाद नगरीय निकाय अमला एक्शन मोड में आ गया है। पहले लाउडस्पीकर हटाए गए उन जगहों से जहां पर लगाने के लिए परमिशन नहीं थी और उसके बाद मांस मछली की अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। खुले में मांस मछली आगे से बेचने पर बैन लगा दिया गया है। 1739 मांस मछली की अवैध दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है और सिर्फ एक दिन में 2,47,430 रुपए भी वसूले गए हैं। तो इस पूरी खबर पर और क्या कुछ अपडेट है, अधिक जानकारी के लिए श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, देखिए एक दिन में ही जितनी वसूली हुई है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास और 1739 मांस मछली की दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और क्या कुछ कार्रवाई और आगे क्या कुछ निर्देश इस पर? देखिए सीधी सी बात है, इसको प्रदेश सरकार के निर्देश आ गए हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश आ गए हैं, तो निकायों को साफ है कि उनको कार्रवाई रोकनी नहीं है, लगातार कार्रवाई करनी है। ये तो पहला दिन है। दूसरा दिन है जो ये आंकड़ा आप बता रही हैं वो है, अब महीने भर ये जो कार्रवाई चलेगी तो उसमें इसी तरह से जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी निकायों में एक्शन मोड में रहने को कहा गया है। तो इस तरह से लगातार कार्रवाई होती रहेगी। बिल्कुल श्याम, देखा जाए तो सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से ये एक्शन लिया लाउडस्पीकर हटाने को लेकर, खुले में मांस मछली की बैन को लेकर, तो अब क्या सीएम मोहन यादव भी उनकी राह पर चल पड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं हम? देखिए शुरुआत जरूर उत्तर प्रदेश ने की, लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्योंकि पहले से दिशा निर्देश है, कानून पहले से स्पष्ट है, इस तरह से नहीं करना है। ये अलग बात है कि नगरीय निकाय हों या फिर जो है पुलिस प्रशासन हो, अपने स्वतः ही ढिलाई बरत देता है, अपना काम बखूबी नहीं करता है, जिस वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। कानून अपना काम करे तो बार बार मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करने का जो है अवसर ही ना आए, लेकिन क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, निकाय अपना काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को दोबारा निर्देश देने पड़े कि आप लगातार सतत कार्रवाई करिए, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल श्याम, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो एक्शन मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान जैसे ही मध्य प्रदेश में संपन्न हुए और जो एक्शन मोड में सीएम अब दिख रहे हैं और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है ये आगे भी हो सकता है जारी रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर फिर कांग्रेस के सवाल और कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का ईवीएम को लेकर बयान सामने आया। भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए, दीपक बैज ने कहा है। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ये भी दीपक बैज का कहना है। और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो आपको बता दें कि समय समय पर ईवीएम पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ साथ पूरी के पूरे विपक्ष जो है वो सवाल उठाती रहती है। और एक बार फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने हैं और इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है, इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को सुन रहे थे आप, जिनका सीधे सीधे कहना कि पार्टी जो है वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है और ऐसे में निर्वाचन आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन,
लगातार कांग्रेस समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। अभी कैलकुलेटर की मांग की थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, उस पर तो निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए कि ठीक है कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा 4 जून को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के ठीक पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया है, खास तौर पर चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरीके से जो परसेंटेज बढ़ाया जाता है, 8 से 10 दिन लग जाता है, जो फाइनल परसेंटेज आता है उसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी अब 4 जून को जो रिजल्ट आने वाली है उसको ये मांग करती हुई नजर आ रही कि 24 घंटे के अंदर जो है परसेंटेज कितना हुआ है उसका जवाब आना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है तमाम जो विपक्ष है, लोकसभा चुनाव, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए प्रतिज्ञा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने जब उनकी हार हुई, जब वो मतगणना बोर्ड से निकल रहे थे मतगणना से, तब उन्होंने सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ठीक पहले इस तरह के सवाल उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। अब चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है, किस तरीके से इस पर विपक्षी पार्टियों को संतुष्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रतिज्ञा, खोमन, कहीं कांग्रेस को ये तो नहीं लग रहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और बीजेपी अगर जीत जाती है तो ये फिर ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठाएंगे? और वो कह रहे हैं, उनका जो कहना है कि ईवीएम पर जो बार बार सवाल ये उठाते हैं, तो उनका ये कहना कि इस पर निर्वाचन आयोग कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता, वो जवाब क्यों नहीं देता। तो अगर बीजेपी जीतती है तो एक बार फिर ईवीएम मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए। मुद्दा तो बिल्कुल होगा प्रतिज्ञा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ईवीएम को मुद्दा बनाकर लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। दूसरी ओर अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो चुनाव आयोग की भी जो जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो समस्या है, उनका जो सवाल है, उसका जवाब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। लेकिन तीसरी बात यह है कि ठीक चुनाव के पहले इस तरीके से प्रश्न उठाना, किस तरीके से उस पर विपक्ष पार्टियों के नेताओं के बयान आना, कई तरीके के सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन इस पर जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो नेता पूछना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से, इस पर चुनाव आयोग को जिम्मेदारी के तहत जवाब भी देना बनता है। जी बिल्कुल खोमन, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस जब इल्जाम लगाती है ईवीएम पर, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां भी जीतती हैं, तो यहां पर क्या कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होती? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस को इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। और कल आईपीएल का फाइनल मुकाबला था, लेकिन भोपाल में आईपीएल फाइनल पर सट्टा लगाते हुए 6 युवकों को पकड़ा गया और शाहपुरा के एक मकान से हिरासत में लिया गया और पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 6 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। 6 मोबाइल और लैपटॉप बरामद इनके पास से किए गए। लैपटॉप से सट्टे का 1 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब मिला। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, भोपाल में आईपीएल फाइनल पर सट्टा लगाते हुए 6 युवकों को पकड़ा गया है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता के बीच ये फाइनल मुकाबला था और इस दौरान भोपाल में 6 युवक सट्टा लगा रहे थे आईपीएल फाइनल पर, जिनको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। शाहपुरा के एक मकान से हिरासत में इन्हें लिया गया है और पुलिस ने सट्टा खेलते 6 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। 6 मोबाइल और लैपटॉप भी इनके पास से बरामद हुआ है और करोड़ों रुपए से अधिक का हिसाब भी लैपटॉप से मिला है सट्टे को लेकर। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सी तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, ये जो सट्टा खेलने वाले लोग हैं, सटोरियों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में पुलिस और कितनी सख्त नजर आ रही है? देखिए, सीधी सी बात है, पुलिस लगातार निगरानी किए हुए है, उसमें मदद ली जा रही है। साइबर जो है इनकी जो विंग है पुलिस की, उसकी जो लगातार ऑनलाइन सट्टे पर निगरानी रख रही है। बैरागढ़ बड़ा क्षेत्र है जहां इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब नई बसाहट वाला एरिया है, नर्मदापुरम का जो क्षेत्र है, वहां पर गुलमोहर का जो क्षेत्र है, वहां पर लगातार इस तरह की जो है कार्रवाई की रही है। और यही जो कार्रवाई है ये बता रही कि भविष्य में जो भी इस तरह के क्रिकेट के मैच होंगे, सीरीज चलेगी, तो पुलिस की निगरानी सख्ती बदस्तूर जारी रहेगी।
बिल्कुल श्याम, लेकिन जिस तरह से पुलिस तैयारी कर रही है और जिस तरह से कार्रवाई करती है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि नकेल कसने में अभी भी पुलिस बहुत पीछे है और लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि हर जगह सटोरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बावजूद नकेल नहीं लग पा रहा इन पर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पुलिस को जिस एक्शन मोड में दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देती है, इक्का दुक्का कार्रवाई करके शांत बैठ जाती हैं। कहीं ना कहीं इससे दूसरे भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस किसी प्रभाव में आ गई, किसी दबाव में आ गई। तो ये पुलिस को, प्रशासन को, गृह विभाग को तय करना है कि वो अपनी छवि बचाए और लगातार इन पर एक्शन करे और नकेल कसे। बिल्कुल, और हम उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस जो ये कार्रवाई कर रही है वो और इसमें तेजी लेकर आए और आगे वाले दिनों में जब T20 वर्ल्ड कप हो तब ऐसे सटोरियों का जो ग्रुप है वो निकलकर सामने ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर आपको बताएं, आरएसएस से जुड़ी हुई मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आरएसएस के नाम से एक और फर्जीवाड़े की कोशिश हुई है और एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे लेटर पर अपडेट है कि आरएसएस की ओर से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। आपको बता दें कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या है। तो इस वायरल लेटर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में दिल्ली में लोकसभा चुनाव में परिस्थितियों को देखते हुए पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाबल मिश्रा जी को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। जब वायरल लेटर को ध्यानपूर्वक देखा तो ये पाया गया कि इसमें डॉक्टर मनमोहन वैद्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार प्रमुख बताया गया है, जबकि वर्तमान में इस पद का जिम्मा सुनील आम्बेकर के पास है। वहीं आपको बताएं कि मनमोहन वैद्य पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह थे। तो ये जो आरएसएस के नाम पर ये फर्जीवाड़ा हुआ और ये लेटर सामने आया, ऐसा कोई भी लेटर आरएसएस की तरफ से जारी नहीं किया गया है और ये फर्जीवाड़ा जो है वो सामने। आपको बताएं कि मनमोहन वैद्य 2018 तक आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे और 2021 से सुनील आम्बेकर जी के पास ये जिम्मेदारी है। तो आरएसएस के नाम पर ये फर्जीवाड़े करने की कोशिश की गई और ये लेटर जो वायरल किया गया, ये लेटर जो है वो फेक बताया जा रहा है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन से मध्य प्रदेश सरकार जल स्रोतों के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। गंगा दशहरा यानी 16 जून तक चलने वाले इस अभियान के 12 दिनों में जिलों में नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे जल स्रोतों को साफ रखने और इनके गहरीकरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे और इस अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया है। इस दौरान जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि नदियों और तालाबों से गाद निकाली जाएगी और खेतों में उपयोग के लिए किसानों को ये गाद दे दी जाएगी। नदियों के किनारे पार्क और घाटों का भी निर्माण होगा। इसके साथ ही पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। तो देखिए 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस है और इस दिन से लेकर गंगा दशहरा यानी 16 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। नमामि गंगे इसका नाम रखा गया और इसके तहत नदियों को साफ किया जाएगा। कहा जाता था नदी संरक्षण कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज़्यादा नदियां हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। जिन जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जिला प्रशासन के माध्यम से उनका अतिक्रमण भी हटाया जाए और सबके लिए, समाज के लिए संरक्षित की जाए। लेकिन मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाया जाए। तो देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक कवायद की किस तरह नदियों को साफ रखा जाए, स्वच्छ पानी जो है वो लोगों को मिले और इसका गाद से किसानों को भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ पौधरोपण का भी काम किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं और बच्चों को इन दिनों खुद को फिट रखने का बड़ा जुनून है। ये युवा और बच्चे सुबह 4 बजे से उठकर शहर के ग्रीन बेल्ट और गार्डन में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इनमें से कुछ युवा पुलिस और आर्मी की फिजिकल के लिए तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ खुद को चुस्त और दुरुस्त रखने का अभियान छेड़े हुए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने एक तरह से अपने बाकी दोस्तों को भी सुबह जगाकर अपने साथ लाने का प्रण किया है, लेकिन इसमें समय लगेगा
ये न केवल खुद को स्वस्थ रखने की कवायद है, बल्कि समाज के बाकी लोगों में भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की प्राथमिकता पर फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बैरागढ़, अयोध्या बाईपास, कोलार और नर्मदापुरम रोड जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से लेकर बोट क्लब, श्यामला हिल्स, स्वर्ण जयंती पार्क, लिंक रोड नंबर 1, स्मार्ट सिटी रोड, भदभदा, कलियासोत और चूना भट्टी जैसे ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में भोपाल के युवा और बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुद को स्वस्थ बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, बोट क्लब पर इन बच्चों ने ट्रेनर्स की निगरानी में बड़ा तालाब में तैरना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, खुद को फिट रखना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए युवाओं और जो बच्चे हैं वो इसका जुनून उनमें देखने को मिल रहा है और वो लगातार सुबह उठकर दौड़ लगाते नजर आ जाते हैं। हमारे बीच है, हम उनसे बात करेंगे आखिर वो हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और वो क्यों इतनी गर्मी में भी बगैर परवाह किए रनिंग कर रहे हैं, खुद को जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे समझते हैं क्या स्थिति, आपको हमने दौड़ते हुए देखा, पूरी टीम है आपकी, कहाँ रहते हैं आप? अशोका गार्डन से आते हैं सर, भूपेन चौहान नाम है मेरा। भूपेन चौहान जी, ये बताइए आप बाकी युवा जो सोते रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? अरे भैया, समय बचाओ, समय कीमती है और क्या। 5 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 3 घंटे का 24 घंटे में बेनिफिट ही है और क्या, और हेल्थ कवर हो जाती है। लोग कहते हैं हमको दर्द होता है, फिर दो दिन बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर उनको इस तरह की समस्याएं सभी को होती हैं। आप शुरू में थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आपको शुरू में पैर में दर्द करेगा, लेकिन आप जब कंटिन्यू करोगे, मिस नहीं करोगे तो पैर में दर्द होना बंद हो जाएगा। हम इतने समय से दौड़ रहे हैं, हमारा शुरू में पैर में दर्द होता था, लेकिन अब हमारा पैर में दर्द होना ही बंद हो गया। पहले शिन पे, यहाँ पे इधर पैर में दर्द होता था, लेकिन अब पैर में दर्द नहीं होता है, अब आदत पड़ गई। भावेश, यस क्या कर रहे हैं आप? भावेश सर, स्विमिंग कर रहे हैं? यस तो रोज वार्म अप करने आते हैं? यस अच्छा लगता है? यस पसीना आता है? हाँ पसीना भी आता है। अच्छा लगता होगा, अब तो इतना बड़ा ग्रुप बन गया। हाँ अब हम इनके कोच से बात करेंगे। कोच जो है लगातार माहौल बनाए हुए थे और अब वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। शक्ति जी जो है, बताइए शक्ति जी, क्या स्थिति है, कितना बड़ा ग्रुप है, आप रोज ही यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वार्म अप करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं? इसमें वार्म अप, स्विमिंग, कैकिंग, कैनोइंग। स्विमिंग कहाँ करवाते हैं? इधर ही लेक पे ही करवाते हैं। लेक पर ही स्विमिंग करवाते हैं। और जी। आप भी दौड़िए, दौड़ना बेहद जरूरी है, या कोई भी एक्सरसाइज चुनिए जो जीवन को स्वस्थ रखे और आपको हमेशा प्रसन्नचित्त रखे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। और इसके बाद आपको अगली खबर कवर्धा से बताएं। कवर्धा में पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से 5300 रुपए नकदी, 52 नंग ताश पत्ती और 1 नंग बोरी का फट्टी भी पुलिस ने जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिडोरा बिजली ऑफिस के सामने बैगाबादी खेत में कुछ व्यक्तियों द्वारा ये खेला जा रहा था और ताश पत्ती, जिस पर सहसपुर लोहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी जब्ती कर ली है। वहीं अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया है। तो कवर्धा में जुआरियों को पकड़ा। यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने ताश खेलते हुए बैठे थे और इस दौरान इन पर यह कार्रवाई की गई और इन्हें पकड़ लिया गया। वहीं अगली खबर भी कवर्धा से है। कवर्धा में बीते दिनों हुए हादसे के बावजूद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई है, फिर उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियों से लोगों को ले जाया जा रहा है। हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ग्रामीण अंचलों में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ा हादसा कवर्धा में हुआ था। 19 लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में। बावजूद इसके लोगों ने सबक नहीं लिया और किस तरह ये देखिए, जो वाहन है उसमें लोग किस तरह भर कर जा रहे हैं, माल ढोने वाला ये वाहन, और इसमें लोग अभी भी इसी रास्ते पर जा रहे हैं। प्रशासन भी इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर कटनी से है, जहां बरही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर पुलिस ने 5940 किलो अवैध महुए को नष्ट किया है और इस महुए की कीमत 5,94,000 बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाने वाला था और पुलिस ने छिदिया टोला गांव में ये कार्रवाई की है। तो कटनी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पर अवैध शराब पकड़ा गया है। 5,940 किलो अवैध महुए को नष्ट किया गया और इस महुए की कीमत जो बताई जा रही है वो लगभग 6 लाख के आसपास है और इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाना था। पुलिस ने छिदिया टोला गांव में ये कार्रवाई की और किस तरह इस महुआ शराब को नष्ट किया गया।
तो कटनी से ये खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुआ नष्ट किया और अवैध शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होना था। और उस दौरान पुलिस जब यहां पहुंची तो उन्होंने पहले जब्ती की इसकी और इन सबको नष्ट कर दिया। तो पुलिस की कार्रवाई जो है अलग अलग जगह पर लगातार जारी है। कहीं पर जुआरियों पर नकेल कसी जा रही है तो कहीं अवैध शराब पर। और ये कटनी से जो है ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर लगभग 6 लाख किलो अवैध महुआ नष्ट किया गया और इस महुए का अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होना था और इसे पुलिस ने यहाँ पर नष्ट कर दिया है। तो कटनी से आपको ये खबर बता रहे हैं, यहाँ पर बरही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की और यहाँ पर पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुए को नष्ट किया है। अगली खबर रायसेन से है, जहां तेंदुपत्ता मजदूर का शिकार करने वाला आदमखोर टाइगर एक बार फिर दिखा है। पठारी कुदवई गांव के पास इस टाइगर का मूवमेंट दिखा। भीषण गर्मी में यह टाइगर पानी के झरोके में बैठा दिखा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी है। तो आपको बताएं कि रायसेन में जो है वहां पर तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए लोग जाते हैं और उस दौरान मजदूर का शिकार भी कई आदमखोर टाइगर कर लेते हैं, कई बार हमला कर देते हैं और एक और यहां पर आदमखोर टाइगर इस इलाके में दिखा। वन विभाग को ग्रामीणों ने अब इसकी सूचना भी दे दी है।